रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट क्लास में आपने देखा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्लांट में किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये देखा। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के साथ साथ हमने देखा कि हमने अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, और अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के बाद अब हमको देखना है सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर जो कि अर्थ में मौजूद है, वो है क्या है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट बिफोर मूविंग टू द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके पहले की कुछ चीजें जो जानना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्या है? वो जरूरी ये है कि जब भी आप देखें कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ से लेके टीनेजर तक पहुंचते पहुंचते, या आप ऐसा मान लीजिए 12 से 14 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं। चाहे वो बॉडी ग्रोथ की बात हो, चाहे वो मिल्क टीथ के टूट के गिरने की बात हो, है ना, आपके जो दूध के दांत होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, या फिर से परमानेंटली खाने की बात हो, आप में कुछ मेंटली मैच्योरिटी की बात हो, आप जो है तो क्या नाम से पैरों के बल चल रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप लड़खड़ाते हुए सीधे खड़े होते हैं और सीधा चलना शुरू करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होती है। तो ऐसी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें जो आपके पैदा होने के बाद से और टीनेजर तक आते आते 10-12 साल आते आते तक ये चीजें देखने को मिलती हैं। या यूं कहिए कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड पहुंचने के बीच की जो प्रोसेस है, जिसको हम एडोलेसेंट एज कहते हैं, जिसके बारे में मैं पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो जो एडोलेसेंट की एज है, उस एज पीरियड में आपके पहले तक कुछ इस तरीके की ग्रोथ और डेवलपमेंट आपकी बॉडी में देखेंगे। हाथों का इनलार्जमेंट होता है, बॉडी का इनलार्जमेंट होता है, शरीर का इनलार्जमेंट होता है, इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिलती है। लेकिन अब जैसे ही आप टीनेजर एज पे पहुंचते हैं, इस वाले टाइम ड्यूरेशन में पहुंचते हैं, ये भी क्या है, ये भी एडोलेसेंट का एक फेज है। एडोलेसेंट क्या है? एडोलेसेंट एक टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए 12 साल से 18 साल तक के बीच का टाइम है। उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जो टीनेजर टाइम है वो एक स्पेसिफिक इवेंट को इंडिकेट करता है। एडोलेसेंट में जो टीनेज एज होती है वो एज होती है जहां पर ढेर सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन ये भी टीनेज एक दिन या अब एक टाइम ऐसा नहीं जिसको आप काउंट कर सके। जिस तरीके से एडोलेसेंट एक पीरियड, एक प्रोसेस है, टीनेज भी जो है तो क्या है, एक पीरियड और प्रोसेस है जो कि कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन का होता है और जिसमें कुछ प्रोसेस चलती रहती है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो टीनेजर्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं कि आप केवल बॉडी इनलार्जमेंट नहीं है बल्कि कुछ और भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो न्यू फीचर्स की बात हो, न्यू सेंसेशन की बात हो, तो इस एज में नॉट ओनली बॉडी इनलार्जमेंट बट बॉडी इनलार्जमेंट के साथ साथ न्यू फीचर्स और न्यू सेंसेशन ये डेवलप हो। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो कुछ नए सेंसेशन डेवलप होना शुरू होते हैं, कुछ बॉडी में न्यू फीचर्स डेवलप होना शुरू होते हैं। और इन्हीं को दिमाग में रखते हुए, टीनेजर्स के इन्हीं न्यू फीचर्स और सेंसेशन को रखते हुए हमने यहां पर डिस्कस किया है दो ग्रुप में, सम कॉमन चेंजेस among boys and girls or some different changes among boys and girls। तो कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में तकरीबन एक जैसे होंगे, उनमें बहुत ज्यादा अंतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग, जो बॉयज में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं, उनका दोनों का सेंसेशन, उनके फीचर्स अलग होते हैं। और यही वो चीजें हैं जो एक तरीके से टीनेजर्स को या एक चाइल्ड को एडोलेसेंट फेज के लिए प्रिपेयर करती है। क्योंकि आप ये समझ जाइए जो टीनेजर फेज है या एडोलेसेंट फेज है वो एक तरीके से वो फेज है
जो एक ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन बीइंग को रिप्रोडक्टिव एक्टिव करने की प्रोसेस तक ले जाती है। क्योंकि जब तक, जैसे मान लीजिए प्लांट में यदि इसको रिप्रोडक्टिव एक्टिव होना है तो क्या फॉर्मेशन होना होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। यानी प्लांट लगाने, सीड बोने के बाद से लेके प्लांट के ग्रो तक और ग्रो होने के बाद भी फ्लावर के फॉर्मेशन तक उसमें किसी भी तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करेगा। लेकिन प्लांट ग्रो किया, ग्रो करने के बाद भी जब वो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, दरअसल आप ये मानकर चलिए कि फ्लावर का प्यूबर्टी फेज कौन सा है, जब वो प्लांट का प्यूबर्टी फेज क्या है, एडोलसेंट फेज क्या है, जब वो फ्लावर डेवलप होता है। ठीक वैसे ही ह्यूमन का जो एडोलसेंट फेज है, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एक्टिव होता है, वो कहलाता है एडोलसेंट या टीनेजर फेज। और यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस कहीं ना कहीं एक स्टेप है फॉरवर्ड टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यदि मैं कॉमन चेंजेस की बात करूं, क्या क्या कॉमन चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो कॉमन चेंजेस में सबसे पहला होता है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉमन चेंजेस दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो प्यूबर्टी स्टेज है या टीनेजर स्टेज है, इसमें आपको दोनों में क्या चेंजेस मिलेंगे, तो ग्रोथ ऑफ हेयर इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके शरीर के जैसे बालों में तो पहले से, सिर में तो बाल पहले से रहते, उसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर हेयर की ग्रोथ शुरू होती है। एक तो होता है आर्मपिट और दूसरा होता है जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, यहाँ पर एक नया हेयर्स की ग्रोथ शुरू होती है। इसके अलावा हेयर्स ऑन द लेग्स, आर्म्स एंड ऑन द फेस। आगे बार चेहरे में दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी लड़कों के, और रही बात हाथ और पैर में, तो यहाँ पर बाल जो है थोड़े से बड़े होने लगते हैं। तो कुछ नई जगह पे आना और कुछ जगह उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना, या यूं कहिए कि पहले बहुत छोटे थे या उनकी उतनी संख्या नहीं थी, उनका उतना कंसंट्रेशन नहीं था, जो अब यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने लगा। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या यूं कहिए कि जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, स्किन बिकम ऑयली। स्किन बिकम ऑयली हो जाती है, ज्यादा मात्रा में ऑयल जो है तो निकलते हैं स्किन, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब ऑयल ज्यादा निकलते हैं और आप उसकी साफ सफाई नहीं कर पाते अपने बॉडी की या अपने चेहरे की, तो उस ऑयल्स के कारण डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये लार्ज पिंपल फॉर्मेशन की एक्टिविटी जो है तो आपकी बॉडी में देखने को मिलती है। तो ये जो टीनेजर्स होते हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा पिंपल्स की तकलीफ होती है। आप जितने एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, पिंपल को लेकर आज तक किसी बूढ़े आदमी ने या किसी बच्चे ने या किसी जवान व्यक्ति ने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं किया हुआ। वो टीनेजर को पकड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि ये वो एज ही है जहां पर सबसे ज्यादा पिंपल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट द बॉडी। देखिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही अपने बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। अब उनका जो चलने फिरने, बैठने, उठने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा बदलने लगता है। वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो इस बात को ध्यान देते हैं कि जब वो बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो उनको कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक कॉन्शियस है जो कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू होता है। इससे पहले तक ये कॉन्शियस नहीं होता। 5th क्लास पढ़िए आप, 4th क्लास पढ़िए या 3rd क्लास में जब तक आप थे, तो शायद आप एक ही साथ, आपका घर आजू बाजू था, आप एक लड़का है एक लड़की है, तो आप साथ में जो है तो ऑटो में आते थे, ठीक है ना। रास्ते में झगड़ा होता था तो एक दूसरे की चोटी, एक दूसरे का बाल पकड़ के आप खींच देते थे। लेकिन यही टीनेजर होने में आपको अब उसी लड़की की जिसके साथ आप 10 सालों से आ जा रहे हैं, आप उसके बाल खींचकर उसको नहीं डांट सकते या उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियस होना, अपने बॉडी को लेकर, अपने फिगर को लेकर, अपने आप को लेकर कॉन्शियस होना और अवेयर होना, ये शुरू हो जाता है। ये सब कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमने कहा कि कुछ कॉमन चेंजेस जो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टीनेज और एडोलसेंट और प्यूबर्टी फेज के दौरान। अब बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस जो कुछ गर्ल्स में अलग दिखाई देते हैं, बॉयज में अलग। अब यदि मैं बात करूं कुछ डिफरेंट चेंजेस की, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं डिफर, तो गर्ल्स में कुछ अलग है, बॉयज में कुछ अलग है। गर्ल्स में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। देखिए, जब तक बच्चा प्यूबर्टी फेज के पहले तक का है, जब तक बच्चा चाइल्डहुड में है, तब तक उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी फेज में आएगा तो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो यही चेंजेस होते हैं कि गर्ल्स में, क्योंकि मैं अलग अलग की बात कर रहा हूं, तो गर्ल्स में क्या चेंज रहेगा, ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज होगा। दूसरा एक चेंज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब ये है कि
डेवलपमेंट ऑफ ओवम विल बी स्टार्ट। अरे बस जब फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। क्यों ये मैं बात कह रहा हूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ओवम का फॉर्मेशन, खासकर फीमेल के केस में। जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तब इस बात को एक बार और क्लियर कर। तीसरा जो खासकर देखने को मिलता है गर्ल्स में, शाइनेस आ जाता है। शाइनेस का मतलब ये है कि वो जल्दी से किसी को जवाब नहीं देती। मतलब जो लड़कियां पहले अभी जब तक उनमें प्यूबर्टी फेज नहीं आया था तो किसी भी चीज का बोल्डली जवाब दे देती थी, किसी से डर नहीं होता था। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है कि जैसे जैसे आप प्यूबर्टी फेज पे पहुंचते हो आपने शाइनेस आने लगती है, आप एक शर्माने की कैटेगरी में चले जाते हो, आप जल्दी से किसी को जवाब नहीं देते। तो वो चीजें भी जो है तो फीमेल केस में देखने को मिलती है। जब मैं बात कर रहा हूँ बॉयज की, तो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, दाढ़ी मुंछाना निकलना शुरू हो जाता है, जो प्यूबर्टी का वॉइस बिगिन टू क्रैक। वॉइस बिगिन टू क्रैक का मतलब होता है कि जो आपकी आवाज है वो फटना शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो 12 साल 14 साल तक के होते हैं तो बड़ा नाम गाँव कमा रहे होते हैं, गाना वाना खूब गा रहे होते हैं क्योंकि उनकी आवाज, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो फिर हमारे तरीके की आवाज हो जाती है ना, कोई मतलब नहीं, ऐसा लगता है कि प्यार से भी बोलो तो भी यही लगता है कि हम डांट ही रहे। तो ये वॉइस क्रैक होने का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वोकल कार्ड उस तरीके के डेवलप होते हैं जिसके कारण ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इरेक्शन इन द पेनिस, जो मेल मेंबर का जो पेनिस है वो इरेक्ट होना शुरू होना लगता है इस एज में आते आते तक। उसके भी अपने कुछ कारण जिसके कारण ये प्रोसेस होती है। बट बाद में जाएंगे कि ये चेंजेस की जरूरत क्यों है, पहले ये समझ जाते हैं कि ये जितने भी चेंजेस हैं, चाहे आप कॉमन चेंजेस की बात करें चाहे आप डिफरेंट चेंजेस की बात करें, इन चेंजेस के साथ एक खासियत है कि अब आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस लाइन से, इस सेंटेंस से कितनी बात समझ में आ रही है। दे आर डिफरेंट विद द डिफरेंट पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि एज ए मेल मेंबर मुझे जो है तो क्या नाम से दाढ़ी मुझे 15 साल में आनी शुरू हुई है तो दुनिया के सब बच्चों को जो है तो जितने भी मेल मेंबर है सबको 15 साल में दाढ़ी मुझे आनी। इट डिपेंड ऑन द फूड, इट डिपेंड ऑन द ग्रोथ, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन कि किस कंडीशन में कौन व्यक्ति रह रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब में एक ही टाइम पे नहीं आते, सबका टाइम स्लॉट अलग हो सकता है। किसी बच्चे को मेंस्ट्रुअल जो है तो 12 साल में भी आता है, किसी को 15 साल में आना शुरू होता है। किसी की दाढ़ी मूंछ जो है तो 12 साल में आती है, किसी की 14 साल में आती है। किसी की दाढ़ी मूंछ आने के लिए 1 साल थोड़ी दाढ़ी आती है, किसी की पहले थोड़ी यहाँ पर आती है तो 4-6 बाल यहाँ आते हैं, बाल को धीरे धीरे बनाते बनाते उसके पूरे चेहरे में दाढ़ी आती है। आ रही मेरी बात? तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो एक साथ हो जाता है, सबका अपना अपना टाइम। हाँ, ये भी कि ये इसमें टाइम गैप अलग अलग, किसी के चेंजेस 2 महीने 4 महीने में दिखते हैं, किसी के चेंज दिखने में साल भर लग जाता है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी बॉडी तो पूरी अच्छी से डेवलप हो गई है लेकिन सिर आपका कैसा है, अभी भी छोटा है। तो जो ये एडोलेसेंट एज है या प्यूबर्टी फेज है, इसकी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर। हमें कई बार लगता है यार हमारे हाथ पैर कुछ ज्यादा लंबे हो गए, उस रिस्पेक्ट में हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं हुई, या हमारे हाथ पैर बॉडी ग्रोथ हो गई, हमारा चेहरा उस तरीके से जो है तो मैच्योरिटी पे नहीं आया। तो इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो कभी भी एक के दूसरे के साथ एक जैसे नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते। सबका टाइम डिफरेंस अलग होगा, लेकिन फाइनल पहुंचते पहुंचते आपका टीनेजर खत्म होते होते, एडोलेसेंट पीरियड खत्म होते होते, या आपके एडल्ट पीरियड में, एडल्ट एज में जाते जाते हैं, तब तक पूरी बातें सही हो जाती है। शुरुआत में हमें यह लगता है, खासकर आप जो भी 10th पढ़ रहे हैं या 11th में, आपको इन सब चीजों का खूब ध्यान रहता है कि यार मेरे कुछ हाथ ये ज्यादा लंबा है, कुछ छोटा लंबा है, या मेरी कोई बॉडी थोड़ी सी छोटी है लेकिन मेरा सिर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। समटाइम फीमेल के केस में ब्रेस्ट साइज में भी इसी तरीके की प्रोसेस होती है कि एक ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ये भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। फिर बॉयज के केसेस में खासकर वॉइस ब्रेक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रोथ ऑफ हेयर एक तरीके का एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिन लड़कों के थोड़े जल्दी बाल आ गए, दाढ़ी मूंछें आ गई, वो ये मानते हैं कि हाँ हमारी मेच्योरिटी जल्दी हो गई।
जिसके नहीं आते वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, या यूं कहिए कि वो डिप्रेशन में रहता है कि यार मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही, क्या मैं एडोलेसेंट एज में नहीं पहुंच रहा हूं। तो जिसको नहीं होता उसको इस तरीके की फीलिंग आती है, जिसकी दाढ़ी मूंछें आ गई उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है सब कुछ सही हो रहा है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सबके साथ एक टाइम पे एक ड्यूरेशन पे नहीं होते, सबका अपना अपना टाइम पीरियड है, सबका अपना अपना एक पोजीशन है जिसमें ये चीज देखने को मिलती है। अब बात आती है ये जितने भी चेंजेस जो हमने पहले कॉमन चेंजेस बताया डिफरेंट, ये चेंजेस हैं क्या? देखिए जब ये चेंजेस आएंगे तभी जो चाइल्ड है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से टू इंटर इन द फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जब तक आपकी टीनेज नहीं आई, जब तक आप एडोलेसेंट एज में नहीं पहुंचे, तब तक आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एडोलेसेंट के बाद यहाँ क्या कर पाएंगे? रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मान कर चलिए जितने चेंजेस आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं ताकि लड़का या लड़की, बॉय और गर्ल, वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए प्रिपेयर कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने चेंजेस, चाहे वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट की बात करो, क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट अभी से स्टार्ट नहीं होगा एडोलेसेंट फेज में। तो जैसे ही बच्चा, अभी आज की डेट में ऐसा है कि शादियों की उम्र जो है तो क्या नाम से 18 और 21 साल सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी किसी भी लड़की की 18 साल के पहले शादी नहीं हो सकती, 21 साल के पहले लड़के की शादी नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप थोड़ा पिछले टाइम ड्यूरेशन में चले जाएं जहां बाल विवाह होते थे, वहां पर आप देखिए 12 साल 13 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां हो जाती थी। तो वो इसीलिए होती थी, या यूं कहिए कि ये जो पूरी प्रोसेस थी जो 16 साल तक हमने ये बताया कि ये टीनेजर का जो प्रोसेस चलता था, यदि उस बाल विवाह के कारण यदि कहीं वो बच्ची माँ बनती है तो यदि उसका ब्रेस्ट साइज बढ़ चुका है तभी तो वो अपने बच्चे को फीड करा पाएगी, अपना दूध पिला पाएगी। ठीक है ना? हम और आप इस स्टेज में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है? तो आप ये समझिए कि जो गर्ल्स के लिए ब्रेस्ट है, यदि वो ब्रेस्ट साइज नहीं बढ़ेगा तो बच्चे को फीडिंग नहीं हो पाएगी, बच्चा यदि फीड नहीं करेगा तो वो सर्वाइव भी नहीं करेगा। अरे मेरी बात सुन, इसीलिए जो सिस्टम है उसने इस तरीके से डेवलप किया है कि एडोलेसेंट एज में ही वो पूरी प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जरूरी है। तो स्वाभाविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद चाइल्ड बर्थ होगा। तो अब यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यदि शुरू किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी ब्रेस्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे या चाइल्ड के ग्रोथ की तरफ ध्यान दे। तो इसलिए बेहतर है कि एडोलेसेंट फेज में जितनी पहले की प्रिपरेटरी फेज है वो सब कंप्लीट कर ली जाए ताकि चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड को कोई तकलीफ ना हो। मैंने एक लाइन लिखी थी, ग्रोथ ऑफ हेयर और वॉइस ट्रैक का तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इरेक्शन इन द पेनिस। अब आप कहेंगे साहब इसकी क्या जरूरत है? आप ये समझ जाइए कि जो गैमेट है उनको फ्यूज होना होगा, मेल और फीमेल के गैमेट को फ्यूज होना होगा। मेल और फीमेल के गैमेट अपने आप फ्यूज नहीं होंगे। फीमेल गैमेट कहां मौजूद है? फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है, हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करेंगे तब तक। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स है वो कहां है? वो टेस्टिस में मौजूद है। यदि टेस्टिस से बन के आ भी गए तो सेमिनल वेसिकल में आके रुके हुए, अभी भी तरीका नहीं है। और पहुंचना कहां है इनको पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब में। इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा मीडियम हो, कोई ऐसा पार्ट हो बॉडी का जो इसको वहां तक पहुंचा सके। और पेनिस कहीं ना कहीं वही काम करता है। जब वो इरेक्ट होता है और इरेक्शन की प्रोसेस के दौरान जब वो स्पर्म को रिलीज करता है वजाइना में किसी भी फीमेल के, तो वो रीच करता है अप टू द ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, ताकि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सके। सो एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आपको ये चीजें भी जाननी बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द प्रिपरेटरी फेज फॉर मेल एंड फीमेल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर?